बजट 2013 एवं 14 में आप सभी का स्वागत है। भारत में बजट की प्रक्रिया आजादी के पूर्व से चलन में है। भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राजशाही को सौंपने का 2 वर्ष बाद पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को प्रस्तुत हुआ था। जेम्स विल्सन बजट पेश करने वाले पहले वित्त सदस्य थे। आजादी के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. शमुगम शेट्टी ने पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया। मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बजट पेश किए हैं, 8 वार्षिक और 2 अंतरिम। केंद्रीय बजट वर्ष 2000 तक शाम 5 बजे पेश किया जाता था। ऐसा ब्रिटिश राज्य की परंपरा अनुसार होता था। तब ब्रिटिश संसद दोपहर में बजट पास करती थी और भारत में इसे शाम को पेश किया जाता था। इस परंपरा को 2001 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बदला और बजट को सुबह 11 बजे पेश किया जाने लगा। भारतीय संविधान की धारा 112 में बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है। आमतौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर संसद में बजट पेश करते हैं। इस वर्ष 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के कारण बजट को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। भारत में 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष आरंभ होता है और सरकार इससे पहले बजट पारित करवाना होता है। बजट को चुनावी वर्ष में 2 बार पेश किया जा सकता है। अंतरिम बजट कुछ महीनों के लिए अनुदान प्राप्त करता है और बाद में पूर्ण बजट पेश होता है। केंद्र सरकार के वित्तीय मामलों का सबसे व्यापक लेखा जोखा है बजट। इसके 2 मूल तत्व हैं, केंद्र सरकार का राजस्व और व्यय। बजट दस्तावेजों को तैयार करने और छापने से जुड़े कर्मचारियों को बजट पेश होने तक कुछ दिनों के लिए किसी बाहरी व्यक्ति के संपर्क से दूर रखा जाता है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा 28 फरवरी 2013 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट स्वतंत्र भारत का 82वां आम बजट है। वही चिदंबरम द्वारा प्रस्तुत यह 8वां आम बजट था। वित्त मंत्री के रूप में इससे पूर्व 1996, 97 व 1997-98 के पश्चात 2004 से 2005, 2005 से 2006, 2006 से 2007, 2007 से 2008 व 2008 से 2009 के लिए केंद्र सरकार का बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था। 2013-14 के लिए बजट प्रस्तुत करने के साथ ही सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्रियों में दूसरे स्थान पर वह आ गए हैं। सर्वाधिक 10 बार बजट प्रस्तुत करने का श्रेय मोरारजी देसाई को प्राप्त है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और टी कृष्णाचारी ने मंत्रालय में अपने अपने कार्यकाल में 6 बार बजट पेश किए थे। आर वेंकटरमण और एच.एम. पटेल ने 3 बार, जसवंत सिंह, वीपी सिंह, श्री सुब्रमण्यम, जॉन मथाई और R.K. शमुगम शेट्टी ने 2 बार केंद्रीय बजट पेश किया। इनके अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चरण सिंह, एन.डी. तिवारी, मधु दंडवते, एस.बी. चौहान और सुचेन चौधरी ने 1 बार केंद्रीय बजट पेश किया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया था। भारतीय सरकार ने 28 फरवरी को वित्त वर्ष 2013-14 का बजट पेश किया। साथ ही इस पर जोर दिया कि इस बजट का मकसद है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इस वित्तीय वर्ष में भारत का बजट 166 खरब 50 अरब रुपए है, जो मौजूदा वित्तीय वर्ष के 143 खरब रुपए से अधिक है। इस वित्तीय वर्ष में भारतीय सरकार का जीडीपी में घाटा 5.2% रहा। नए वित्तीय वर्ष में इसे 4.8% तक नियंत्रित करने की योजना है। साथ ही भारतीय सरकार इस वर्ष मानव संसाधन विकास, प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में दोपहर के भोजन में सब्सिडी, खाद्य सुरक्षा आदि क्षेत्रों में पूंजी ज्यादा लगाएगी। 28 फरवरी 2013 को वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया। इसके पहले प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे। प्रणब मुखर्जी के त्यागपत्र देने के बाद पी चिदंबरम वित्त मंत्री घोषित किए गए।
पी चिदम्बरम वित्त मंत्री रहते हुए 7 बार केंद्र सरकार का बजट संसद में प्रस्तुत कर चुके थे। ये उनका 8वां बजट है। अर्थव्यवस्था के समग्र चुनौतियों की बात करते हुए राजकोषीय घाटे, चालू खाता घाटे व मुद्रास्फीति का विशेष उल्लेख वित्त मंत्री चिदम्बरम ने अपने बजट भाषण में दिया। राजकोषीय समेकन के लिए डॉक्टर विजय केलकर समिति की मुख्य सिफारिशें सितंबर 2012 में ही सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की बात वित्त मंत्री ने जहां कही, वहीं मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों की सफलता का उल्लेख भी उन्होंने किया। ऐसे में चालू खाते के घाटे को मुख्य चिंता उन्होंने बताया और कहा कि तेल आयातों पर हमारी अत्यधिक निर्भरता, कोयला आयातों में अप्रत्याशित उछाल और सोने के लिए हमारी ललक के साथ साथ निर्यात में गिरावट के चलते चालू खाता घाटा लगातार अधिक बना हुआ है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस वर्ष और शायद अगले वर्ष भी इस घाटे के वित्तपोषण के लिए हमें 75 बिलियन अरब डॉलर की जरूरत होगी। ऐसे में हमारे सामने केवल 3 रास्ते हैं, एफडीआई, एफआईआई या विदेशी वाणिज्य उधार। वित्त मंत्री ने कहा, यही कारण है कि आज के दौर में भारत के पास विदेशी निवेश का स्वागत करने या उसे ठुकराने का विकल्प नहीं है, बल्कि विदेशी निवेश आज की अति आवश्यकता है। केंद्रीय बजट 2013-14 की महत्वपूर्ण घोषणाएं एम्स की तर्ज पर स्थापित किए गए 6 संस्थानों में से पहले बैच के छात्रों को प्रवेश दिया गया है। इन कॉलेजों से संबद्ध अस्पताल 2013-14 में कामकाज शुरू करेंगे। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों की औसत वार्षिक दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3.6% रही। 9वीं व 10वीं योजना में ये क्रमशः 2.5% व 2.4% थी। दूध, दालों व जूट के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान, जबकि चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, फलों, सब्जियों व कपास में इसका दूसरा स्थान है। 2012-13 में कृषि क्षेत्र को ऋण वितरण का लक्ष्य 5,75,000 करोड़ रुपए था। वास्तविक ऋण वितरण इसमें अधिक होने की संभावना 2013-14 में कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य 7 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। अल्पावधि फसल ऋणों के मामले में समय पर ऋण अदा करने वाले किसानों के लिए ब्याज की 4% की रियायती दर जारी रहेगी। पूर्वी भारत में हरित क्रांति में उल्लेखनीय सफलता, 2013-14 में इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। 2013-14 में शुरू किए जाने वाले राष्ट्रीय पशु मिशन हेतु 307 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारिक संरचना क्षेत्र में 55 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता का अनुमान। इस निवेश में 47% की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की होगी। राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम का उदारीकरण निवेश हेतु उच्च आयु सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए की गई है। अपने पहले घर के लिए 25 लाख रुपए तक का आवास ऋण पर आयकर में विशेष छूट दी जा रही है। 5 जल मार्ग पहले से ही राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित हैं। असम में बराक नदी पर लाखीपुर भांगा जलधारा को 6ठे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने का सरकार का इरादा है। इसके लिए विधेयक संसद में लाया जाएगा। सूक्ष्म वित्त संसाधनों को इक्विटी व अर्ध इक्विटी उपलब्ध कराने के लिए सिडबी SIDBI द्वारा 2011-12 में स्थापित इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। बासेल 3 मानकों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 13 बैंकों को 12,517 करोड़ रुपए की आंतरिक पूंजी 2012-13 में प्रदान की जा रही है। 2013-14 में ऐसे आवंटन हेतु 14,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। केवल महिलाओं व महिलाओं द्वारा संचालित उपक्रमों को ऋण उपलब्ध कराने वाले एक महिला बैंक की सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना की घोषणा की गई। इसकी आरंभिक पूंजी के लिए 1,000 करोड़ रुपए व बजट में आवंटन किया गया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI व विदेशी संस्थागत निवेश यानी FII
में अस्पष्टता दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी का अनुसरण कर इस मामले में एक व्यापक सिद्धांत निर्धारित करने का प्रस्ताव। इस नियम के अनुसार जहां किसी कंपनी में निवेशक का हिस्सा 10% या उससे कम है, वहां उसे विदेशी संस्थागत निवेशक माना जाएगा, तथा जहां किसी निवेशक का हिस्सा 10% से अधिक है, वहां उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाएगा। इस सिद्धांत को लागू करने तथा शीघ्रता से ब्यौरा तैयार करने के लिए समिति गठित की जाएगी। पटियाला में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई। गदर आंदोलन की शताब्दी के उपलक्ष्य में सैन फ्रांसिस्को स्थित गदर स्मारक को संग्रहालय व पुस्तकालय में परिवर्तित करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की सरकार की घोषणा है। महिलाओं, युवाओं व निर्धनों को वित्त मंत्री ने 3 वचन दिए। महिलाओं की गरिमा व सुरक्षा हेतु सरकार को 1000 करोड़ रुपए अंशदान देने से निर्भया निधि का गठन, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहन तथा निर्धन को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। वित्त मंत्री के अनुसार 2007 और 8 में देश में कर जीडीपी अनुपात 11.9% के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। 2011-12 में प्रत्यक्ष कर के मामले में यह 5.5% रहा, जबकि अप्रत्यक्ष कर के मामले में यह 4.4% रहा। बजट 2013-14 की कुछ मुख्य बातें। बजट 2013-14 का मूल मंत्र है समावेशी व सतत विकास के लिए आर्थिक विकास दर में वृद्धि। वर्ष 2012-13 के लिए राजकोषीय घाटा 5.2% पर सीमित, वर्ष 2013-14 के लिए 4.8% का लक्ष्य है। महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपए की निर्भया निधि। भारत के पहले महिला बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव। रोजगार योग्यता व उत्पादकता बढ़ाने हेतु 10 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए। यूपीए 2 के कार्यकाल में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना पूरे देश में लागू। सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटन में खासी वृद्धि। ग्रामीण विकास के लिए 46% वृद्धि के साथ 80,194 करोड़ रुपए का आवंटन। रक्षा खर्च में 2,03,672 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 14.1% वृद्धि। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए 3,512 करोड़ रुपए का आवंटन, जो 2012-13 के संशोधित अनुमानों से 60% अधिक है। पहले घर के लिए बैंकों अथवा आवासीय वित्त निगमों से 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 1 लाख रुपए तक के ब्याज की अतिरिक्त छूट। निजी आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं। 2 से 5 लाख रुपए तक की पहली स्लैब में 2000 रुपए की राहत दी गई। बकाया सेवा कर की उगाही के लिए स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना बनाई जा रही है। नए करों में 18,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अतिरिक्त पूंजी के लिए 14,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव। प्रत्यक्ष करों में आयकर संरचना में कोई परिवर्तन 2013-14 के बजट में यद्यपि नहीं किया गया, तथापि 1 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले करदाताओं पर सरचार्ज लगाकर तथा छोटे करदाताओं को एकमुश्त छूट देकर मामूली राहत बजट में प्रदान की गई। 2013-14 के लिए वैयक्तिक आय कर के स्लैब 2013-12 के समान ही है, किंतु 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को कर में 2000 रुपए की एकमुश्त छूट दी गई। दूसरी ओर 1 करोड़ रुपए से अधिक की सालाना कर योग्य आय वालों पर 10% अधिभार लगाया गया और कारपोरेट टैक्स के मामले में 10 करोड़ रुपए से अधिक कर योग्य आय वाली घरेलू कंपनियों पर सरचार्ज 5% से बढ़ाकर 10% किया गया। पहले से चला आ रहा शिक्षा उपकर पूर्ववत 3% की दर से जारी रहेगा। 25 लाख रुपए तक के होम लोन के मामले में आयकर में अतिरिक्त छूट बजट में जहां दी गई है, वहीं राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में कर छूट के लिए आय की उच्चतम सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए की गई। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) की दरों में कुछ
कुछ कमी बजट में की गई है। कर वंचना को रोकने के लिए एक प्रयास के तहत 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य के अचल संपत्तियों के अंतरण के मामलों में 1% की दर से TDS लागू किया गया है। राष्ट्रीय बाल निधि में दिए गए दान आयकर में 100% कटौती के लिए हकदार किए गए हैं। अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव। अप्रत्यक्ष करों, सीमा शुल्क, उत्पादक शुल्क व सेवा कर की संरचना में कोई मूलभूत परिवर्तन इस बजट में नहीं किया गया तथा कृषि भिन्न उत्पादों के लिए 10% के बुनियादी सीमा की उच्चतम दर, उत्पादक शुल्क की 10% की सामान्य दर व सेवा कर की 12% की सामान्य दर 2013-14 में पूर्ववत बरकरार रहेगी। देश में पर्यावरण अनुकूलन वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए हाइब्रिड वाहनों के निर्दिष्ट पुर्जों के लिए उपलब्ध रियायत की अवधि को 31 मार्च 2015 तक बढ़ाने व चर्मोत्पादों के विनिर्माण की निर्दिष्ट मशीनरी पर आयात शुल्क को 7.5% में घटाकर 5% करने की घोषणा जहां बजट में की गई है, वहीं सेट टॉप बॉक्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 5% से बढ़ाकर 10% तक कर दिया गया। घरेलू रेशम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कच्चे रेशम पर लगने वाले शुल्क को 5% से बढ़ाकर 15% इस बजट में किया गया। अधिक मूल्य वाले वाहनों, मोटरसाइकिलों आदि को विलासिता की वस्तुएं मानते हुए इन पर आयात शुल्क में भारी वृद्धि बजट में की गई है। पात्र यात्रियों को विदेश से आभूषण लाने के लिए शुल्क मुक्त सीमा बढ़ाकर पुरुष यात्रियों के लिए 50,000 रुपए व महिला यात्रियों के मामले में यह 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। उत्पादक शुल्क के मामले में जो परिवर्तन इस बजट में पेश किए गए हैं उनमें सिगरेट पर विशिष्ट उत्पादन शुल्क बढ़ाने, मार्बल पर उत्पादन शुल्क को 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर करने, SU वाहनों के मामले में ये 27% से बढ़ाकर 30% करने की प्रस्ताव शामिल किया गया है। पोत निर्माण उद्योग को राहत प्रदान करते हुए पोतों व जलायनों को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट बजट में दे दी गई है। 2,000 रुपए से अधिक मूल्य वाले मोबाइल फोनों पर उत्पादक शुल्क 1% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। सेवा कर के मामले में कोई विशेष परिवर्तन बजट प्रस्तावों में शामिल नहीं किया गया। सेवा कर के मामले में नकारात्मक सूची की व्यवस्था पिछले वर्ष 2012-13 से लागू की गई थी। इस सूची में 2 अन्य सेवाएं इस वर्ष जोड़ी गई हैं। शराब न परोसने वाले वातानुकूलित रेस्तराओं पर सेवा कर अभी तक लागू नहीं था। नए बजट में अब सभी वातानुकूलित रेस्टोरेंट को सेवा कर के दायरे में लाया गया है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंधी उपयुक्त प्रस्तावों से क्रमशः 13,300 करोड़ रुपए व 4,700 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति का अनुमान बजट में लगाया गया है। बजट से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, युवा वह है जो अनीति से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, जो काल की चाल को बदल देता है, जिसमें जोश के साथ होश भी है, जिसमें राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था है, जो समस्याओं का समाधान निकालता है, जो प्रेरक इतिहास रचता है, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाता है। धन्यवाद।